हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूल सिंह प्रजापति आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। जो आपका EORO के जो विद्यार्थी है उनके लिए विशेष रूप से, और साथियों EORO के विद्यार्थी विशेष ध्यान देने में कि साथियों इससे बाहर जो आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। 100% लिख के दे रहा हूँ साथियों। देखो तीन इससे पहले मैंने आपको वीडियो दे दिए हैं, और आज मैं साथियों EORO के अलग से प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। जीके विद मूलचंद सर चैनल पर जो आपकी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट की अपन आज चर्चा करेंगे। और प्लेलिस्ट पर 3 वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं और ये आज चौथा वीडियो है और अध्याय नंबर 3 है साथियों ये आपका। और मैं आपको पहले ही आपसे वादा कर चुका हूँ, जो पूरा साथियों जो आपकी थ्योरी है सेकंड पार्ट जो नगर पालिका अधिनियम वाला की, उसमें अपन हर एक बिंदु को पर चर्चा करने वाले और संपूर्ण व्याख्या पूरी की पूरी थ्योरी आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उसके बाद लगभग 1700 के आसपास जो प्रश्न है, 1500 से 1700 प्रश्न जो है अपन करने वाले हैं पूरा इसी चैनल पर। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आज बन जाएगी, तो वहां पर आपको हर वीडियो पर डे के कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे, और आप हर एक वीडियो को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से देखते रहें और लगातार आप मेरे साथ बने रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही लाइक वाला बटन जरूर दबा देना और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना, जिसकी नया वीडियो का पहले ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो लगातार मेरे साथ सभी साथी जुड़े रहे। आज सीधे बढ़ते हैं साथियों। आज अपन चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 3 नगर पालिकाओं का गठन और शासन, यानी इनका जो गठन और शासन वाली बात है इसके ऊपर आज अपन चर्चा रहेगी। तो बिल्कुल देखो, अपन पहले थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं एकदम सेट, और अब अपन सीधा बात करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लगातार बने रहे साथियों। देखो धारा 3 की बात करें, धारा 3 नगर पालिकाओं का परिसीमन, यानी कि राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है नगर पालिका घोषित कर सकेगी, या ऐसे किसी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में उपवर्जित कर सकेगी, या किसी भी नगर पालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी। जब कब कर सकेगी साथियों? जब देखो, जब बहुत सारी चीजें यहाँ पर शर्तें हैं। जब कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए, या कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका में उपवर्जित किया जाए, या किसी नगर पालिका की सीमाओं को एक नगर पालिका की किसी अन्य नगर पालिका में समामेलन करके, या एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाए, या कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे, तब राज्य सरकार इस अधिनियम का तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य जो विधि में अंतर्विष्ट जो आपकी किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह उपबंध कर सकेगी। कि क्या क्या उपबंध कर सकेगी? अब देखो वे उपबंध आपके सामने दे रखे हैं, देख दो, ध्यान से देखना। एक एक उपबंध जो है अपन विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखो उपबंध खंड के में बता रखा है कि अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उससे अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस के 6 मास की कालावधि के भीतर कराया जाएगा। दूसरा, साथियों खंड खे के अधीन आने वाले किसी भी मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से उपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं हटाया जाएगा। और साथियों खंड गे क्या कह रहा है? खंड गे के अधीन आने वाले किसी भी मामले में ऐसी नगर पालिका कि जिसमें कोई अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है, उस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है सदस्य समझे जाएंगे। और जहां कोई नगर पालिका 2 या अधिक नगर पालिका में विभाजित की गई, वहां नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और ऐसी नवीन नगर पालिका यदि उस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगर पालिका बनी रहती है। और साथियों अगला क्या कह रहा है साथियों कि खंड गे के अधीन आने वाले किसी भी मामले में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस उपधारा में नियत दिवस से वह दिवस अभिप्रेत है जिसमें खंड के से घे तक में किसी भी निर्दिष्ट कोई परिवर्तन होता है। साथियों पहले से विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका का और इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगर पालिका का और ऐसी प्रत्येक नगर पालिका का जिसकी स्थानीय सीमाएं यथापूर्वक रूप से परिवर्तित की जाए, यह कर्तव्य होगा कि यह वह अधिसूचना से यथावर्णित अपने प्राधिकार में ही नगर पालिका की सीमाओं या परिवर्तन सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले तथा ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह जो कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे अपने खर्च पर परिनिर्मित यथास्थित जो आपके करवाए और तत्पश्चात अनुरक्षित रखें। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। देखो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं साथियों, और भी आगे कई सारे फैक्टरों के बारे में अपन चर्चा करने वाले। देखो नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर नंबर 3 अपना जो फैक्ट है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं साथियों। देखो जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे तब उसमें स्थापित नगर पालिका
अस्तित्वहीन हो जाएगी और नगरपालिका निधि का अतिशेष तथा ऐसी नगरपालिका में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार समस्त प्रभारों और उन्हें प्रभावित करने वाले दायित्वों के जो अध्ययन जो रहते हुए राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे और उनके आगम यदि कोई हो राज्य सरकार के आदेशों का अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के जिसमें ऐसी नगरपालिका की अधिकारिता थी फायदे के लिए व्यय किए जाएंगे। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। और साथियों उपधारा 3 में जो आपके अंतर्निष्ठ किसी भी बात के होने पर भी जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर दिया जाए तब उस नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि तथा अन्य संपत्ति और अधिकार ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे और उस नगरपालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों देखो अगला फैक्ट 5वां क्या कह रहा है कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका क्षेत्र में अपवर्जित कर दिया जाए और दूसरी नगरपालिका का में सम्मिलित कर दिया जाए तब प्रथम वर्णित आपके नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि और अन्य जो संपत्ति का ऐसा भाग और उसके दायित्वों का ऐसा भाग जो राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करें ऐसी दूसरी नगरपालिका में निहित हो जाएगा और उसका दायित्व हो जाएगा। परंतु इस उपधारा के संबंध में किसी ऐसे मामले में वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ राज्य सरकार की राय में परिस्थितियाँ ऐसी हो जिनके कारण नगरपालिका निधि और संपत्तियों या दायित्वों के किसी भाग का जो है अतरण अवांछनीय हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला फैक्ट देखो साथियों अगला क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला कह रहा है कि जब कोई आवास गृह विनिर्माणशाला भंडागार या उद्योग या कारोबार का स्थान 2 या अधिक पार्श्वस्थ नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो तब राज्य सरकार उस अधिनियम में कहीं भी अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अंतर्गत ऐसा जो है आवास गृह विनिर्माणशाला भंडारगाह या उद्योग या आपके कारोबार का स्थान उस अधिनियम के प्रयोजन के सम्मिलित किया समझा जाएगा। अगला देखो साथियों अगला कह रहा है कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए तब बनाए गए समस्त नियम और उपविधियां जारी किए गए आदेश निर्देश अधिसूचनाएं और नोटिस द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो उक्त क्षेत्र को उस प्रकार सम्मिलित किया जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगरपालिका में प्रवृत्त थी ऐसे क्षेत्र पर इस प्रकार सम्मिलित किए जाने की तारीख से जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे लागू होगी। ध्यान रखना। और जब किसी गाँव में समाविष्ट कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित किया जाए और किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए तब उस तारीख से उसको ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए या इस प्रकार सम्मिलित किया जाए निम्नलिखित परिणाम होंगे। अर्थात देखो कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा और वह नगरपालिका जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाए या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी। और तब जब तक उपधारा 1 के अधीन निर्वाचन न हो जाए या उस अधिनियम के अधीन नगरपालिका की अवधि समाप्त न हो जाए जो भी पहले हो तब तक नगरपालिका में इस प्रकार सम्मिलित किए गए या नगरपालिका घोषित किए गए गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच उप सरपंच और पंच या पंचों को उस नगरपालिका का जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका के क्रम से अध्यक्ष उपाध्यक्ष और यथास्थिति सदस्य समझा जाएगा। अगला देखो साथियों इस प्रकार नगरपालिका घोषित की गई पंचायत में निहित संपूर्ण आस्तियां और पंचायत के विरुद्ध विद्यमान संपूर्ण दायित्व या उस दशा में जहां किसी नगरपालिका में किसी गांव का केवल कोई भाग या संपूर्ण गांव इस प्रकार सम्मिलित कर दिया जाए वहां उक्त आस्तियों और दायित्वों का ऐसा भाग जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को जिसमें गाँव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है वह आपके न्यायगत होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों गाँव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में अगर सम्मिलित करके या किसी गांव को नगरपालिका घोषित करके इस प्रकार स्थापित की गई नगरपालिका ऐसे कर उदय ग्रहित करेगी या करती रहेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधि पूर्वक जो है आपके अधिरोपित किए जाए। ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और 1994 अधिनियम संख्या 13 के अधीन बनाए गए समस्त नियमों और अधिसूचनाओं आदेशों तथा उप विधियों के आपके अधीन नहीं रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों किसी नगरपालिका में गाँव के किसी
किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने या किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो। धारा 10 साथियों क्या कह रही है, इस धारा के अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय उसके उपबंध इस अधिनियम यानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और 1994 के अधिनियम संख्या 13 या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अंतरिष्ट आपकी किसी बात के लिए भी प्रभावी होंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखो धारा 4, नगरपालिका बोर्ड अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति है जो उसके लिए उपयुक्त हो, अनुपयुक्त हो। साथियों देखो क्या क्या अनुपयुक्त है उसके बारे में अपन चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान देना है। देखो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगरपालिका बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जाएं और तदुपरांत ऐसे उपबंध जब तक ऐसे नगरपालिका बोर्ड में लागू नहीं होंगे तब तक ऐसे उपबंधों को अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाए। और साथियों उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्त रहने तक राज्य सरकार ऐसे उपबंधों जिनसे नगरपालिका बोर्ड को छूट व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नियम बना सकेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अगला देखो साथियों नगरपालिका की स्थापना और निगमन, ये अपन बात करें स्थापना और निगमन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो साथियों स्थापना और निगमन की चर्चा करें तो देखो प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक ऐसा नगरपालिका बोर्ड उस स्थान के जिसके प्रति निदेश से नगरपालिका जानी जाती है। नगरपालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मोहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा। प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी और ऐसी प्रत्येक नगर परिषद उस नगर की जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है और नगर परिषद के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसका एक सामान्य मोहर होगी और उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा। साथियों प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर निगम की स्थापना की जाएगी और ऐसा प्रत्येक नगर निगम उस नगर के जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है नगर निगम के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मोहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वे वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सके। परंतु इस धारा के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जाएगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जारी या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को जो ठीक समझे ध्यान में रखते हुए अधिसूचना और औद्योगिक नगरों के रूप में विनिर्दिष्ट करे। परंतु यह और कि राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र में सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्यटक या इसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका में अपवर्जित कर सकेगी और विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी या ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका में अपवर्जित किए बिना उक्त क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए जो विहित किए जाए नगरपालिका के अतिरिक्त एक विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथियों इसके अलावा और उस अधिनियम के अन्यत्र कहीं भी किसी भी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उक्त प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसी नगरपालिका शक्तियां कृत्य और कर्तव्य जो आपके प्रत्यायोजित कर सकेगी जो वह ऐसे क्षेत्र के उचित त्वरित और योजनाबद्ध विकास के लिए उचित समझे। साथियों अब जो धारा 6 उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, धारा 6 के ऊपर चर्चा करने वाले। उससे पहले साथियों एक बात विशेष आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही लाइक वाला बटन जरूर दबाना। साथियों लाइक करने के लिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपसे हम लाइक सब्सक्राइब और शेयर ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। साथियों साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की EORO की अगर ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो साथियों वे आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में OR वेबसाइट पर आप विजिट करें और वहां से मात्र 15 रुपये में साथियों 1360 प्रश्नों का संग्रह आप एकदम बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। तो आगे अपन धारा 6 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो आगे अपन बात कर रहे हैं धारा 6 नगरपालिका की संरचना। नगरपालिका की संरचना की बात करें इस बिंदु 1 क्या कह रहा है कि उत्तरवर्ती या उपधाराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों के जो अधीन रहते हुए किंतु इस उपधारा के आगामी उपबंधों में यथा उपबंधित के सिवाय किसी नगरपालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और ऐसे स्थानों की संख्या जो 13 से कम नहीं होगी और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाएगी। और नगरपालिका बोर्ड नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात
किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें किसी नगर पालिका का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हो, प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधानसभा का सदस्य और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 3 व्यक्ति या नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों की संख्या के 10% इसमें से जो भी कम हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए, वे आपके होंगे। परंतु क्या कह रहा साथियों, परंतु धारा 24 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले ये नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे। नोट, नागरिक प्रशासन विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले नागरिक बोर्ड के मामले में 6 व्यक्ति, नगर परिषद के मामले में 8 व्यक्ति और नगर निगम के मामले में 12 व्यक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट कर सकती है। और नोट, नगर पालिका, बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा। और साथियों, राज्य सरकार को किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय प्रत्याहृत करने की शक्ति होगी और नाम निर्दिष्ट सदस्य को नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। और साथियों, अगला ख बिंदु क्या कह रहा है, किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य का ऐसी नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा, परंतु खंड फर्स्ट के में निर्दिष्ट सदस्य को नगर पालिका, बोर्ड या नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। और खंड ख में निर्दिष्ट सदस्य को नगर परिषद या नगर निगम की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगा, परंतु यह और कि खंड के उपखंड फर्स्ट और ख के निर्दिष्ट सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी निर्भरता या किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों के अधीन नहीं होंगे। और साथियों, नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना में पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या नगर पालिका क्षेत्र की नवीनतम जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर उसकी पदावधि जो है वो समाप्त होने तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही नगर पालिका के लिए इस प्रकार स्थानों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार क्रम से सामान्य स्थानों की और महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए या दोनों के लिए या पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की वे संख्या विनिर्दिष्ट करेगी, जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे। और साथ ही नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात यथाशक्य निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ है। और एक अगला फैक्ट किया गया है साथियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस समय उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। परंतु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक नहीं होगा, परंतु यह और कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है। वहाँ प्रत्येक नगर पालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला साथियों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित क्षेत्रों स्थानों में से आधे स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों या यथास्थिति वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और साथियों, स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान जिसमें उपधारा 6 के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और उपधारा 3, 5, 6 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे। और साथियों, नगर पालिका के लिए नियत किए गए सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे और ऐसे निर्वाचन विहित रीति से करवाए जाएंगे। स्पष्टीकरण, यदि इस धारा के अधीन संगणित स्थानों की संख्या की भाग रूप कोई भिन्न हो और तो उस स्थिति में जब वह भिन्न एक स्थान के आधे या उससे अधिक से बनी हो, स्थानों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या बढ़ा दिया जाएगा। और साथियों, उस स्थिति में जब वह एक स्थान के आधे से कम हो, भिन्न को छोड़ दिया जाएगा। और साथियों, धारा 7 पदावधि, प्रत्येक नगर
नगरपालिका यदि इस अधिनियम के उपखंडों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी गई हो तो उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं होगी। किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति से पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका उपधारा 1 के अधीन बनी हो। स्पष्टीकरण, इस धारा का प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति प्रथम बैठक से सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की हुई बैठक अभिप्रेत है। और साथियों धारा 8 क्या कह रही है? धारा 8 कह रही है कि नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर किसी नगरपालिका का नगरपालिका शासन, नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा जो इस अधिनियम के उपबंधों को उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं तथा निर्बंधों के अधीन रहते हुए क्रियान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हो। और साथ ही धारा 9 वार्डों में विभाजन, निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ नगरपालिका को धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन नगरपालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा और उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। और साथियों अगला है 10वां, धारा 10 जो है वो क्या कह रही है? धारा 10 कह रही है साथियों वार्डों का अवधारण, यानी राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित का अवधारण करेगी, यानी वार्ड जिनमें प्रत्येक नगरपालिका निर्वाचन के लिए प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक वार्ड की सीमा और अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए और ऐसी जातियों और जनजातियों की महिलाएं सदस्यों के लिए या पिछड़े वर्गों की सदस्यों और उनकी महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों यदि कोई हो की संख्या और महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या। तो ये आपकी जो धारा 10 है इसके 1 नंबर उपबंध की बात अपन कर रहे हैं। इसके अलावा देखो साथियों यहाँ पर बात करें जो नंबर 2 है इसके बारे में चर्चा करें थोड़ी सी, तो अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो विहित की जाए और राज्य सरकार वार्डों की सीमाओं का अवधारण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का वार्डों में आवंटन धारा 6 के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए आपके करेगी। अर्थात साथियों यहाँ पर कह रहा है कि सभी वार्ड यथासाध्य भौगोलिक रूप से सहंत क्षेत्र होंगे। और साथियों देखो खे क्या कह रहा है, बिंदु खे क्या कह रहा है, ऐसे वार्डों को जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है उन नगरपालिका क्षेत्रों के ऐसे भिन्न भिन्न भागों में त्वरित किया जाएगा जहां ऐसी जातियों या यथास्थिति जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है और वार्डों का जो संख्याकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी कोण से शुरू होगा। और उपधारा 1 के अधीन आदेश का प्रारूप उसके संबंध में ऐसी कालावधि के भीतर जो 7 दिवस से कम न हो आक्षेप दाखिल करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा और उसकी प्रतिलिपि संबंधित कार्यपालिका को टिप्पणी हेतु आपके भेज दी जाएगी। अगला देखो साथियों क्या कह रहा है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन प्राप्त किसी आक्षेप तथा टिप्पणी पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो आदेश के प्रारूप को तदनुसार संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित जो है किया जाएगा और तदुपरांत अंतिम हो जाएगा। साथियों नगरपालिका के लिए निर्वाचन की बात करें तो नगरपालिका के लिए साथियों कि आपके कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। और साथियों अगला है किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन, धारा 7 में निर्देशित सभी इसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व और इसके विघटन की तारीख के से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा, परंतु जहां शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती है 6 मास से कम, वहां ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा। और उपयुक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सभी वार्डों से इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार ऐसी तारीख या तारीखों पर जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए सदस्यों का निर्वाचन करने
की अपेक्षा करेगी। और साथियों अगला कह रहा है जब कोई नई नगरपालिका स्थापित होगी, जब कोई नई नगरपालिका स्थापित होगी तब वह यथासंभव नगरपालिका के साधारण निर्वाचन से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित की जाएगी। और राज्य सरकार जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए, आयोग को ऐसा आपके कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग का उपधारा 1 द्वारा सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो। और साथियों अगला देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। तो इस अधिनियम का तदधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों का अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का पालन ऐसे सामान्य विशेष निर्देशों के यदि कोई हो अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाए किसी उप निर्वाचन आयुक्त यदि कोई हो द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा। और साथियों 13वीं धारा 13 क्या कह रही है, देखो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट किया जाए विहित रीति से तैयार पुनरीक्षण उपांतरित अद्यतन और प्रकाशित की गई निर्वाचक नामावली होगी। और प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किन्हीं विहित निर्बंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा जिन्हें वे ठीक समझे। और राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा। और प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा। और साथियों धारा 5 देखो, इसमें नंबर 5 जो उपबंध है उसमें देखना है क्या कह रहा है कि धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो अहर्ता की तारीख का 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हो और नगरपालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है उस वार्ड का निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। स्पष्टीकरण की बात करने को स्पष्टीकरण क्या दिया गया है, उससे पहले थोड़ी साथियों मैं चर्चा करना चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, उसके लिए मैं आपके शॉर्ट इसको अपने इस बात करें इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे और 10-10 लगभग पेज का अपन जो वीडियो अपन संकलित रखेंगे। तो उससे पहले साथियों आपको बता दूं कि वीडियो को अभी तक चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक जरूर कर देना और सेशन को साथियों शेयर जरूर करना है और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करें जीके विथ मूलचंद सर, जीके विथ मूलचंद सर साथियों आप सर्च करें या फिर लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहाँ पर आपको पूरी PDF में उपलब्ध करवाने वाला हूँ। साथियों किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण से कि वह किसी वार्ड में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है, यह न समझा जाएगा कि वह उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी है। साथियों अपने मामूली निवास स्थान से अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण से यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है। साथियों जो कोई व्यक्ति जो मानसिक रोग या मनोवैकल्य या लंबे उपचार वाली किसी अन्य रोगणता से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागृह या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है या अध्ययन के लिए किसी छात्रावास में रह रहा है या किसी होटल आदि में आकस्मिक अतिथि के रूप में रह रहा है, उसके बारे में केवल इसी कारण ये न समझा जाएगा कि वहाँ का मामूली तौर से निवासी है। साथियों यदि किसी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर कहाँ का मामूली तौर पर निवासी है, तो ऐसे प्रश्न मामले में तभी सुसंगत तथ्यों के प्रति निर्देश से और ऐसे नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस नामित बनाए जाए और अवधारित किया जाएगा। और संसद का या राज्य के विधानमंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर करता है उसकी बाबत इस कारण से है कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस वार्ड में अनुपस्थित रहा है। यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस वार्ड का मामूली तौर पर निवासी नहीं रह गया है। साथियों इस धारा के
प्रयोजन के लिए अहर्ता तारीख की उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस अभिप्रेत है जिसमें निर्वाचक नामावली ऐसे तैयार की जाती है या पुनरीक्षित की जाएगी। साथियों, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर किए जाने का हकदार नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन किए जाने का हकदार भी नहीं होगा। तो यहाँ तक अपने चर्चा की। इसके अलावा देखो साथियों, धारा 14 की अपन चर्चा करें तो धारा 14 की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो साथियों, धारा 14, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और धारा 14 से साथियों आगे की अपन आगे चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में अपन लगातार चर्चा करेंगे। साथियों, आज जो है EORO की मैं आपको EORO की साथियों आपके क्या बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्या बना दूंगा? प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो वहाँ से आप हर वीडियो देख सकते हैं और ये आप लगातार वीडियोज़ में बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक वाला बटन, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर देना। टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लेना GK विद मूलचंद सर नाम से। और साथियों, EORO के लिए विशेष जो है ई बुक आपके लिए तैयार की गई 1360 प्रश्नों की, मात्र 15 रुपये चार्ज रखा गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है OR जाट वेबसाइट का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और साथियों, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके की वो ई बुक आपके बीच में तैयार की गई है, तो उसको आप ज़रूर परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और साथियों, टेलीग्राम चैनल GK विद मूलचंद सर से कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि आपको हर प्रकार की PDF उपलब्ध करवा सकूँ, हर प्रकार की सूचना मैं लगातार आपको दे सकूँ। तो आशा उम्मीद करूँगा कि आप सभी साथी वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।